देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से खबर के साथ, जहां ऋषभ पंत को इलाज के लिए शिफ्ट किया जाएगा मुंबई के लीलावती अस्पताल शिफ्ट हो सकते हैं ऋषभ पंत। डीजीसीए निदेशक श्याम शर्मा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली से रुड़की जाते समय सड़क हादसे का वो शिकार हुए थे और इसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है आगे के इलाज के लिए। इस बात की जानकारी खुद दे दी गई है डीजीसीए के निदेशक श्याम शर्मा की तरफ से। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि उन्हें मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में शिफ्ट हो सकते हैं ऋषभ पंत, जहां उनका आगे का इलाज होगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, ऋषभ पंत क्रिकेटर जो कि सड़क हादसे का शिकार हुए थे, गंभीर चोटें उनको आई थी और इसी के चलते वो भर्ती हैं, लेकिन उन्हें इलाज के लिए मुंबई रेफर किया जा सकता है, मुंबई में शिफ्ट किया जा सकता है मुंबई के लीलावती अस्पताल में। इस बात की संभावना है। डीजीसीए निदेशक श्याम शर्मा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका ही रुख करते हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत को मुंबई शिफ्ट किया जाएगा आगे के इलाज के लिए, ऐसा संभावना है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, डीडीसीए ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है और उनका आधिकारिक बयान आ गया है कि ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट किया जाएगा। उनकी जो शुरुआती इलाज था वो स्थिर है पूरी तरह। सर्जरी और लिगामेंट यानी पैर राइट लेग में जो लिगामेंट में दिक्कत है, जो फ्रैक्चर जैसी स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए मुंबई के लीलावती एक्सपर्ट अस्पताल की मदद ली जाएगी। क्योंकि ऋषभ पंत के इलाज के लिए जो बीसीसीआई के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनका भी पैनल निगाह बनाए हुए है। मैक्स के भी अस्पताल के डॉक्टर निगाह बनाए हुए थे। पहले ये डर था कि उनको न्यूरो या बैकबोन संबंधी कोई दिक्कत ना हो, पर ऐसी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनके राइट लेग में फ्रैक्चर और स्किन पर एक कट था, इस वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलाज से ज्यादा इसको यूं कहें ये केयर का काम है, तो इसलिए लीलावती ले जाए जाने का निर्णय हुआ है और आज उन्हें एयरलिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है और एयर एम्बुलेंस द्वारा उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। देहरादून परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव 2023 की आज से शुरुआत हुई। बता दें, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या, राजपुर रोड विधायक खानदास भी मौजूद रहे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार आज से 6 जनवरी तक आयोजन चलेगा। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिस प्रकार पूरे देश में स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा महोत्सव के रूप में मनाता है, उसी कड़ी में उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी सरकार सदैव तत्पर है। तो युवा महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप सब लोग प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं और आपसे प्रेरित होकर प्रदेश के अधिक से अधिक युवा हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए आपसे प्रेरणा लेकर कार्य करने को प्रेरित होंगे। और आज जितने भी हमारे यहाँ पर कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी, वो सभी कलाकार कर्नाटका में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्तराखंड की ओर से भाग लेंगे। मैं उन सबको भी, जो भी यहाँ से चयनित होकर जाएंगे, जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा, वो सब हमारे राज्य की ओर से प्रतिभाग करेंगे। मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग प्रदेश युवा महोत्सव के रूप में पूरा देश सेलिब्रेट करता है, जिसमें सभी प्रदेशों को ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने यहाँ से जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ की सभ्यता है, जो वहाँ का नृत्य है, वहाँ के लोकगीत है, उसका प्रस्तुतिकरण जो है अपने अपने प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ राष्ट्रीय मंच पर जो है देने का काम करें। उनके मध्य में जिनका बेहतरीन प्रदर्शन होता है, उस प्रदेश को जो है वह अवार्ड मिलता भी है। उसी के निमित्त
जो है आज हम लोगों ने 4 तारीख को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया है। सुदीप बने हुए हैं विशेष संवाददाता हमारे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए युवा महोत्सव 2023 का आयोजन रहा और कोशिश की गई सीएम धामी की तरफ से भी कि युवाओं को प्रेरित किया जाए। किस तरीके से बीजेपी अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है युवाओं के कल्याण के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। और क्या कुछ खास? देखिए, युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। उनके जो युवा भाव थे, जो युवाओं को लेकर उन्होंने रास्ता दिखाने का प्रयास किया, उसी के क्रम में आयोजन है। ये 8 से 6 जनवरी तक चलेगा और इसमें प्रतिभाशाली युवाओं को भी मंच दे रही है राज्य सरकार, जो स्वरोजगार के माध्यम से, स्टार्टअप्स के माध्यम से एक रोजगार के अवसर अन्य युवाओं के लिए भी पैदा कर रहे हैं। साथ ही अपनी संस्कृति, खान पान और अपने रिचुअल्स, तौर तरीके, पारंपरिक तरीकों से दूसरे राज्यों को अवगत करा रहे हैं और दूसरे राज्यों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। सांस्कृतिक समागम भी ये कह सकते हैं, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और एक भव्य आयोजन 2 दिनों के लिए किया जा रहा है परेड मैदान में। बिल्कुल, और इस दौरान उन्होंने ये भी जिक्र किया कि स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होते हुए युवा आगे बढ़ें। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हूँ आपके पास। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीनों से हटाए जाने वाले अतिक्रमण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मामला न्यायालय के अधीन है, ऐसे में अभी उस कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जो भी कोर्ट का फैसला होगा वह सर्वमान्य होगा और सरकार उस फैसले पर अमल करेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मौन उपवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी लोगों को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। इस दौरान धामी सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा है कि सभी लोगों को कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करना चाहिए। अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, जो भी कार्रवाई हो रही है हम सब लोग ठीक प्रकार से विदित है कि अतिक्रमण को लेकर स्वाभाविक रूप से हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया है उस निर्णय को मानना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। उसके निमित्त जो है उसमें कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के निर्णय पर हम लोगों को किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि उसका अनुपालन जो है सिस्टम अपनी ओर से करने की कोशिश में है और मैं समझती हूँ कि शायद न्यायालय के निर्णय को लेकर हम सब लोग का ये दायित्व भी बनता है कि जो भी हमारी सरकारी संपत्तियों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हुआ है तो निश्चित रूप से अतिक्रमण हट। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता ओवस सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हल्द्वानी से। ओवस, क्या जानकारी? देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी हो या मंत्री रेखा आर्या हो, सभी ने ये नसीहत दी है कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और न्यायालय का जो भी फैसला हो उसको मानना चाहिए। देखिए, बिल्कुल राजनीति इस समय पूरे चरम पर है। नेशनल जो है पूरी राजनीति बन चुकी है और सभी डेलीगेशन लगातार पार्टियों के यहाँ पर आ रहे हैं। आज भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है। तो 2 दिन पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी एक डेलीगेशन हल्द्वानी के लिए रवाना किया था, जो हल्द्वानी पहुंचा था। लेकिन राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति पूरी तरह से चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 78 एकड़ भूमि जो है रेलवे ने बताई है, लेकिन उससे पहले का जो फैसला है वो 29 एकड़ भूमि का है। लेकिन 29 एकड़ भूमि में जो है रेलवे ने एक शपथ पत्र भी दिया था, लेकिन अचानक ये भूमि जो है 78 एकड़ बन जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, इस भूमि में पट्टे धारक भी है, नगर निगम के जो टैक्स पेयर है वो भी है और जो शत्रु संपत्ति है वो भी काफी बड़े तादाद पर यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है सरकारी विद्यालय और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, 2 सरकारी विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं सरकारी, और जो है वो जो है प्राइवेट विद्यालय भी यहाँ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि सरकार ने क्या उन जगहों पर अतिक्रमण किया था और आज से नहीं 100 साल 150 साल से वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ रह रहे हैं।
बिल्कुल। और देखिए विपक्ष किस तरीके से इस पूरे मामले को उछाल रहा है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से मौन उपवास किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो विपक्ष है वो पूरी तरह से इस समय सक्रिय है राजनीति को लेकर भी। और जो यहाँ के स्थानीय विधायक है सुमित हृदेश, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें यानी कि कल 5 जनवरी की उसके अंदर डेट लगी है, जिसमें सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल 5 जनवरी को होगी। देखना ये होगा कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। और लगातार अभी कुछ दिन पहले यहाँ कैंडल मार्च हल्द्वानी में एक बड़े तादाद में निकाला गया था, जिसमें हजारों लोग, बूढ़े बच्चे, महिलाएं मौजूद थी, जिसके अंदर करण मेहरा की हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी या फिर जसपुर विधायक आदेश चौहान, तो सभी जो है हल्द्वानी पहुंचे थे कैंडल मार्च में। तो विपक्ष जो है यहाँ के लोगों, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनको जो अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, उनके साथ पूरी तरह लगातार संपर्क में है। और लगातार जो है विपक्ष की डेलीगेशन, चाहे हम दिल्ली की बात करें या फिर अन्य मुख्यालयों की बात करें जहाँ पे इनके मुख्यालय हैं, तो लगातार मुख्यालयों से जो पार्टी के मुख्यालय है वहां से डेलीगेशन लगातार रवाना हो रहे हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले अभी आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी से भी एक डेलीगेशन आज हल्द्वानी पहुंचा हुआ है, जिसका अध्यक्षता एसटी हसन जो सांसद है मुरादाबाद से वो कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए फिलहाल जो स्थिति है वो आप बता रहे थे कि किस तरीके से अतिक्रमण के बाद वहां की क्या स्थिति है, कितने लोग उसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अतिक्रमण जो है लगभग 29 एकड़ का अतिक्रमण है, जो कि उसमें क्या कहते हैं, उसमें इन्होंने अपने उसको हाईकोर्ट में पेश किया था एक हलफनामे में कि जो है 29 एकड़ हमारी भूमि है, तो 29 एकड़ भूमि में से हमारा अतिक्रमण खाली कराया जाए। लेकिन अचानक वो भूमि 78 एकड़ हो जाती है, तो इसमें लगभग 50,000 से ज्यादा की आबादी जो है इसमें प्रभावित हो गई, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। और बिल्कुल घटता हुआ टेम्परेचर है, सर्द मौसम है, सर्द हवाएं हैं, तो कहाँ इस ऐसे मौसम में जो है अपना आशियाने को तोड़कर दूसरी जगह बस जाना एक बहुत असंभव सा लगता है, क्योंकि आबादी कोई 2000 की नहीं, कोई 1000 की नहीं, आबादी 50,000 की है। तो 50,000 की आबादी को एकदम डिमोलिश करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो लगातार जो है नेशनल मीडिया घराने हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया घराने हो, तो लगातार यहाँ पे पैनी नजर बनाए हुए हैं। और इंटरनेशनल घराने, जो मीडिया घराने हैं, उन पर भी लगातार यहाँ की जो है खबरें चल रही हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ओवैस आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। देहरादून में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने एक बार फिर खानपुर के पूर्व विधायक बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नसीहत देते हुए कहा है कि जिस तरीके से वे गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी भाषा पर संयम बरतना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि असभ्य भाषा का प्रयोग वे भी जानते हैं, लेकिन यह भाषा किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभनीय नहीं होती है, इसलिए वे पूर्व विधायक को भी संयम बरतने की सलाह देते हैं। निर्दलीय विधायक ने कहा है कि अभी तो मामला अदालत में लंबित है और ये मामला अभी लंबा चलने वाला है, ऐसे में कौन लड़ाई जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सामाजिक जीवन में भाषा का संयम बहुत जरूरी होता है। गीदड़, कुत्ता, ये सब तो मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार मुझे ये अनुमति नहीं देते, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए जो हैं, अगर हम अपनी भाषा का जैसा इस्तेमाल करेंगे उसी से लोगों को प्रेरणा क्या मिलेगी, युवाओं को क्या प्रेरणा मिलेगी कि हमें कैसी बात करनी चाहिए। रही गीदड़ की, तो अगर मैं गीदड़ हूं तो मैंने घुस के तुम्हारे गढ़ में 20 साल के तुमको 9000 वोटों से हराया। अगर मैं गीदड़ होता तो तुम्हारे क्षेत्र में तो लोग आने से भी डरते थे। अपनी हैसियत में रहिए, हैसियत से बाहर मत जाइए। बात रही कानूनी लड़ाई की, आधी जीत गए, ये आप कौन होते तय करने वाले कि आधी जीत गया या पूरी जीत गया। शिखंडियों की तरह कभी भावना पांडे के पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हो, कभी वीरेंद्र से आप याचिका दाखिल कराते हो। अरे अपने नाम से दाखिल करते, दम था तो। देहरादून से अगली अपडेट, जहां मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। जहां उधम सिंह नगर, हरिद्वार में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में शीतलहर से भी बढ़ेगी परेशानी। दून में धूप खिलने से लोगों को मिलेगी राहत। तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में शीतलहर से परेशानी बढ़ेगी, तो वहीं दून में धूप खिलने से लोगों को राहत भी मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर अपडेट दी गई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे की वजह से परेशानी भी रह सकती है, तो वहीं दून में धूप खिलेगी और इससे लोगों को राहत भी मिलेगी।
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार के लिए घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में शीतलहर से परेशानी बढ़ेगी, ये कहा गया है। तो वहीं देहरादून में धूप खिलने से लोगों को राहत मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन दून में बताया जा रहा है कि धूप खिलेगी और इससे लोगों को राहत मिलेगी। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए हमारे साथ। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दून में बताया जा रहा है कि धूप खिलेगी, राहत भी मिलेगी लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ही है। दून में मौसम पूरी तरह साफ है, जबकि दून जिला हम जैसे ही पार करते हैं और हरिद्वार की ओर बढ़ते हैं या उधम सिंह नगर की ओर देखते हैं तो वहाँ कोल्ड वेव कंडीशन हो गई है और बहुत ज्यादा कोहरा है। सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे, लिहाजा कोल्ड वेव कंडीशन उसे कहते हैं जब हाड़ कपाने वाली ठंड हो, सूर्य देव के दर्शन न हो और लोग अलाव आदि का सहारा लेते हैं और दिन में तेज ठंड हवाएं भी चलती हैं और तापमान में गिरावट दर्ज होती है। एक बड़ी दिक्कत यह है कि पहाड़ों में बर्फबारी और पर्याप्त बारिश न होने से भी जो ये सूखी ठंड जैसी स्थिति है, ये इससे निजात नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है कि इसका असर मैदानी जिलों में पश्चिम यूपी तक दिख रहा है कि जो कोहरे का अधिक प्रभाव है। बिल्कुल, अलर्ट के हिसाब से प्रशासन के पूरे इंतजाम है सुदीप। जी बिल्कुल, पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी देहरादून, जिलाधिकारी हरिद्वार आदि के द्वारा अलावाद की व्यवस्था की गई है। तो नगर निगम वगैरह का जो प्रबंधन है वो रैन बसेरे का प्रबंधन देख रहा है कि कोई भी गरीब व्यक्ति सर्दी में किसी भी प्रकार से सर्दी की चपेट में ना आने पाए, इसलिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री गए थे दून अस्पताल, गरीबों को कंबल वितरित करके आए, अफसरों को निर्देश दिए, लिहाजा इस प्रकार की कोई स्थिति ना होने पाए इसका ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। लक्सर से अब खबर, जहां लक्सर में देर रात कोहरे का असर हुआ है, जहां जनजीवन को अनियंत्रित करता नजर आ रहा है, जिस कारण क्षेत्र की सड़क और अधिकांश रेल यातायात इससे प्रभावित होते दिखाई दिए हैं। नगर निकायों को आपदा प्रबंधन निधि के जरिए आर्थिक सहायता मुहैया कराकर क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था का सख्त निर्देश जारी किया गया है, जिसके बाद निकाय प्रशासन द्वारा लक्सर कस्बे में लगभग 2 दर्जन जगहों को चिन्हित कर वहां अलाव की व्यवस्था की गई है। तो वहीं कोहरे की चादर का अधिकांश नुकसान रेलवे पर दिखाई पड़ा है, जिस कारण कई रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा है, जिसके चलते 10 रेलगाड़ियां अत्यधिक विलंब से संचालित है। देख रहे हैं ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, फॉगी वेदर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा रेगुलरली कुछ दिनों बाद आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ठंड पड़ रही है। तो सभी नगर निकायों को पहले से ही SDRF के माध्यम से, आपदा विभाग के माध्यम से फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं अलाव जलाने के लिए। जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, मुख्य पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे बस स्टैंड, मुख्य पब्लिक चौराहे, रेलवे स्टेशन, वहां पे नियमित रूप से सभी जगह पे अलाव जलाने के निर्देश दिए। जैसा देख रहे हैं ठंड बहुत। तो 10 रेलगाड़ियां विलंबित हुई हैं। घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। एटीएम क्लीनिंग के जरिए 5 लाख की ठगी करने वाले 25,000 के शातिर इनामी मोस्ट वांटेड शरद मिश्रा के बेटे राधेश्याम मिश्रा को अल्मोड़ा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी ने बताया है कि 5 सालों से फरार मोस्ट वांटेड की तलाश जारी थी। इस बार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आरोपी लोगों की मदद के बहाने उनका एटीएम अपने हाथ में लेकर छोटी स्क्रीनिंग डिवाइस स्विप मशीन से एटीएम कार्ड चुपके से स्विप कर लेता था। ये 2017 में यहाँ पे एटीएम फ्रॉड हुआ था, जिसमें कि 3 मुलजिम थे, राहुल त्रिपाठी, नवनीत शुक्ला और शरद मिश्रा। जिसमें कि राहुल त्रिपाठी पहले गिरफ्तार हो चुका था और नवनीत शुक्ला जो 20,000 का इनामी था 2022 में हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो तीसरा अभियुक्त था शरद मिश्रा, जो कि 2017 से लगातार फरार चल रहा था पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके, उसको उस पर 25,000 रुपये का इनाम था और उसको जो है कल हमारी
एसओजी की टीम और थाना पुलिस की टीम और जिले की पुलिस की टीम के द्वारा उसको कल गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया। लक्सर पुलिस ने मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 नामक मिशन के अंतर्गत उसे साकार करने के लिए लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान और गति को बढ़ावा दिया है, जिससे पुलिस ने नशे से जुड़े कई तस्करों की गिरफ्तारियां की है, साथ ही नशे की वस्तु को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से लगातार पूछताछ कर रही है और जानकारी जुटा रही है। ये बसेड़ी गांव के एक लड़के के पास से हमें लगभग 18-19 ग्राम जो है स्मैक हमें कल प्राप्त हुई है और सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र के जो हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। इस संबंध में क्योंकि लगातार हमारे जो ड्रग्स फ्री देवभूमि का जो अभियान है हमारा लगातार चल रहा है, उस पर इसी क्रम में कार्रवाई की गई है। ना सिर्फ इनके बारे में पर जो इनके पेडलर्स हैं, जो इनके संपर्क सूत्र हैं, जहाँ से लेके आए हैं, हम इनके भी पीछे हैं। इसमें भी इसका कहाँ से आई है और इसको पूरा हम इसको फॉलो कर रहे हैं। काशीपुर में देर रात एक निजी अस्पताल में अपनी पत्नी और बेटे का इलाज कराने के दौरान जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निजी अस्पताल के स्टाफ पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तपन शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और एसीएमओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके आधार पर पुलिस ने 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीएमओ साहब ने अपनी उनकी वाइफ और बेटी की तबीयत खराब थी, उनको सांस से समझने में दिक्कत थी, तो उन्होंने कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया था। शाम को जब आप देखने गए वहाँ पे, तो उसी समय जो वहाँ पे नर्स थी उन्होंने कोई इंजेक्शन दिया था, जिससे कि वो इनको ऐसा लगा कि बेहोश होने की स्थिति है। तो ये भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है और एक्सपर्ट है, तो CPR दे करके और फिर इन्होंने प्रयास किया अपनी वाइफ को बचाने का। इसी बीच में इनका ये कहना है कि जो हॉस्पिटल स्टाफ था वो आकर के और इनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जब दुर्व्यवहार कर रहे थे तो आपके द्वारा उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की, फिर उन्होंने वीडियो बनाने से भी रोका और इनका ये कहना है इनके द्वारा मारपीट की गई। द्वारा CPR किया गया वाइफ का और मैं कहूँगा पूर्ण पुनर्जीवित करा गया। नर्स को मैंने डांटा हल्का सा, नर्स के द्वारा स्टाफ को बुला लिया गया, कमरा बंद करके ना वीडियो बनाने दी और ना और दुर्व्यवहार, अभद्रता, मारपीट तक करी गई, जिसके पश्चात मैंने SSP महोदय को फ़ोन द्वारा सूचित करा। पुलिस बल आया, तब जाकर हम लोगों को वहाँ से निकाला गया। देहरादून में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उनके इलाज पर राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि विभाग के द्वारा लगातार उनके स्वास्थ्य का अपडेट लिया जा रहा है और सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत के इलाज का संपूर्ण खर्च सरकार वहन करेगी, जिससे सरकार की कोशिश यही है कि उनको यहाँ पर बेहतर इलाज मिल सके। निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि विभाग तो विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें अपडेट लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन वह अप्रिय घटना घटित हुई, उसी दिन उसका संज्ञान लेते हुए उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में जो भी खर्चा आएगा उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार उसको पूरी तरीके से वहन करेगी, यह अपना वक्तव्य दिया है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने उनको सुरक्षित पहुंचाने का काम किया है उन लोगों को भी सम्मानित करेगी। तो मैं मानती हूं कि मुख्यमंत्री जी के पहल में ही पूरी सरकार की पहल, उसमें खेल विभाग अलग से देखने का दृष्टिकोण मुझे लगता है गलत है। जमीन खरीद फरोख्त मामले में 15,000 रुपए की इनामी महिला बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बाला कोटनाला सुनील कोटनाला की पत्नी है। आरोप है कि लोकेश ममगई नाम के शख्स को जमीन दिलवाने के नाम पर बाला ने अनुबंध पत्र बनाकर 34,80,000 रुपए में सौदा तय किया और बाद में 21,40,000 रुपए लोकेश से लेकर जमीन भी दिखाई गई। वह जमीन उनके नाम नहीं थी। हमारा 15,000 का इनामी जो है अभियुक्ता बाला कोटनाला पत्नी सुनील कोटनाला, इसकी अरेस्टिंग प्रेमनगर थाने ने की है। इनके हस्बैंड को 23 तारीख को गोवा से अरेस्ट किया गया था। इनके इस महिला अभियुक्ता के विरुद्ध जो है 2 फर्जरी के मामले पंजीकृत हैं। इसका इनका आपराधिक इतिहास है और ये बेसिकली ज़मीन खरीद फरोख्त में जो भी फर्जी वाड़ा करते हैं उससे संबंधित है। इसके
लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकार संघ की अल्मोड़ा में आयोजित बैठक में सरकार से 3 सूत्रीय मांग की गई है, जिसमें सांस्कृतिक दलों ने शिरकत की। वहीं सरकार से संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक दलों के लंबे समय से लंबित बिलों के भुगतान, मानदेय बढ़ोतरी की मांग की गई है। संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो हमारी सबसे पहली मांग है जो संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक लोक दलों के जो लंबित बिल हैं उन बिलों का यथाशीघ्र भुगतान हो। दूसरी मांग हमारी है कि भाई जो लोक कलाकार उन कलाकारों का मानदेय इस महंगाई के दौर में बढ़ना चाहिए। तीसरी मांग हमारी है सूचना विभाग में जो दल रह चुके हैं, कोरोना काल से वंचित थे, उन दलों को सरकार उनको समायोजित करे, संबद्ध करे उनको सूचना विभाग से, और अगर हमारी मांग को नहीं माना जाए तो हम अमन अनशन के लिए बाध्य होंगे। और इसी बीच देहरादून से बड़ी अपडेट, जहां ऋषभ पंत इलाज के लिए रवाना हुए हैं। मुंबई इलाज के लिए रवाना किए गए हैं ऋषभ पंत। उनको एयरलिफ्ट करके भेजा जा रहा है ऋषभ पंत को, ताकि उनका आगे का इलाज हो सके, और इसके लिए उन्हें मुंबई भेजा जा रहा है। तो इलाज के लिए क्रिकेटर ऋषभ पंत मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, देहरादून से सामने आ रही है। इलाज के लिए ऋषभ पंत को मुंबई रवाना किया गया है। जीडीसीए की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी साझा की गई थी कि उन्हें शिफ्ट किया जाएगा मुंबई के लीलावती अस्पताल में, और इसी के चलते ये महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है, जहां इलाज के लिए ऋषभ पंत मुंबई रवाना हुए हैं। ये बड़ी अपडेट देहरादून से इस वक्त की। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी, देखिए जानकारी मिल रही है कि ऋषभ पंत मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वो मैक्स हॉस्पिटल से रवाना हो गए हैं जॉली ग्रांट अस्पताल के लिए, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए, माफ कीजिएगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उनको एयरलिफ्ट किया जाना है मुंबई के लिए, और जॉली ग्रांट वो पहुंच चुके हैं, जो हमारी जानकारी है, और थोड़ी देर में उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया जाएगा। बिल्कुल, और आगे का उनका इलाज जो है मुंबई में होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण ये अपडेट, जहां ऋषभ पंत क्रिकेटर जिनको गंभीर चोटें आई थी सड़क हादसे के दौरान, अब उन्हें मुंबई शिफ्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।